वेलकम बैक एवरीवन। ये पार्ट सेकंड है पीवाईक्यूज काउंटडाउन प्रैक्टिस का। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर आपको 1 मिनट का, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उस 1 मिनट में आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। या तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के, या तो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, फिर लास्ट में देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस ठीक मिले। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम इज अप एंड क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय। ब्रायोफाइट्स को यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उनमें बताना है हमें कि कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है, करेक्टर है, जिससे ब्रायोफाइट्स करेक्टराइज नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पोरोफाइट पैरासिटिक ओवर गैमिटोफाइट, कि स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या हो, पैरासिटिक हो गैमिटोफाइट के ऊपर। ठीक, तो इसके अंदर गैमिटोफाइट क्या होगा, गैमिटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा। गैमिटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा। सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट, कि जो गैमिटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट हो। थर्ड है एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, वस्कुलर टिश्यूज की एब्सेंस हो। फोर्थ ऑप्शन है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। अगर हम सिंपली बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, एक गैमिटोफिटिक जनरेशन होती है। एक गैमिटोफिटिक जनरेशन होती है और एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। गैमिटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉइड होती है। एंड ये जो गैमिटोफिटिक फेज होता है, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग फेज होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है। तो ये तो बात हो गई, स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये तो ब्रायोफाइट का करेक्टर की बात हो गई। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं होगा। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें कि स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट करता है, तो ये सही बात है। इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट, की गैमिटोफाइट यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है, ये भी सही बात है। वस्कुलर टिश्यू की एब्सेंस, ये भी सही है। एंड फोर्थ इज द इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, कि यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है लेकिन ये डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्या होगा, यानी कौन सा करेक्टर नहीं होगा ब्रायोफाइट का, ये इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होगा। एंड इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर फोर्थ होगा, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाइम अप। और क्वेश्चन है द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज, ठीक है, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा इज इक्विवेलेंट टू द, तो ये किसके इक्विवेलेंट होती है? अभी हमने ब्रायोफाइट्स की बात की थी, ठीक है, अभी हमने ब्रायोफाइट्स की बात की थी। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमिटोफाइट होता है, गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। गैमिटोफाइट यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। और जो टेरिडोफाइट्स है वो इसके ब्रायोफाइट्स के बाद जो टेरिडोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट, फिर टेरिडोफाइटा, तो ये जो टेरिडोफाइटा है ब्रायोफाइटा का उल्टा होता है, यानी कि इनके अंदर ये जो गैमिटोफाइट होता है ये डिपेंडेंट होता है एंड स्पोरोफाइट इनके अंदर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा ये किसके इक्विवेलेंट होता है? तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ये गैमिटोफाइट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। गैमिटोफिटिक फेज जो ब्रायोफाइट्स का होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफिटिक फेज जो है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा ये इक्विवेलेंट किसके होता है? ऑप्शन फर्स्ट है गैमिटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा, कि ये गैमिटोफिटिक फेज जो होता है ब्रायोफाइटा का उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो गैमिटोफिटिक फेज जो है ब्रायोफाइटा का वो इंडिपेंडेंट है और ये इसी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। टेरिडोफाइट के अंदर क्यों इसका अपोजिट होता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 होगा। सेकंड ऑप्शन है कि स्पोरोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा, स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे डिपेंडेंट होता है तो ये नहीं होगा। गैमिटोफिटिक फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड गैमिटोफिटिक फेज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो ये नहीं होंगे यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम अप। क्वेश्चन है इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन अकर्स व्हेन, रिडक्शन डिवीजन कब होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर? तो टेरिडोफाइट्स के अंदर भी दो फेज होते हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज होता है, एक स्पोरोफिटिक फेज होता है, ठीक है। गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक ऐसे चलते हैं ये। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉयड होता है और ये गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है। तो इस स्पोरोफाइट से जब स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जब बनेंगे तो ये स्पोर्स क्या होंगे, जब स्पोर्स फॉर्म्ड होंगे इसके बाद इन स्पोर्स के अंदर यहाँ पे इस हैप्लॉइड के लिए मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी यानी कि। तो इन स्पोर्स के अंदर जब स्पोर्स फॉर्म्ड हो जाएंगे उसके बाद स्पोर्स से क्या बनेगा, गैमिटोफाइट बनेगा। तो इन स्पोर्स के अंदर ही मियोसिस होती है तब जाके यहाँ पे जो है हैप्लॉइड गैमिटोफाइट बनता है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर रिडक्शन डिवीजन होती है जब स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, तो स्पोर्स जब फॉर्म होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टाइम अप। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनके अंदर गैमेटोफाइट जो है ये नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ना हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ना हो, तो इनमें से पाइनस, फिनेरिया, मार्केंसिया या फिर टेरिस। तो इनमें से ऐसा ऑप्शन है पाइनस। पाइनस के अंदर क्या होगा, गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या फिर एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनके अंदर गैमेटोफाइट क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट है ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, सीजनल एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा फैक्टर पूछा है जिससे वस्कुलर कैम्बियम की जो सीजनल एक्टिविटी है ये इन्फ्लुएंस नहीं होती है। तो ये जो सीजनल एक्टिविटी है ये बेसिकली जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है। वॉस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम वर्ड जो है ये हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए। और कैम्बियम क्या होता है, तो जब यहाँ पे अगर हम वॉस्कुलर बंडल की बात करें, वॉस्कुलर बंडल, तो वॉस्कुलर बंडल के अंदर यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल हमें पता है जाइलम एंड फिलोएम का बना होता है। जाइलम एंड फिलोएम का ये बना होता है। जाइलम आउटर साइड में होता है, फिलोएम इनर साइड में होता है, एंड इन जाइलम एंड फिलोएम के बीच में ही एक लेयर होती है जिसको कैम्बियम बोला जाता है। और इस कैम्बियम के अंदर कैसी होती है, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी इसके अंदर स्टार्ट होती है। तो सीजनल एक्टिविटी जो है वॉस्कुलर कैम्बियम की, वो कब यहाँ पे इन्फ्लुएंस किन फैक्टर से मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है। तो इस यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू है तो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है। और इस रैपिड ग्रोथ की वजह से क्या होता है, रैपिड ग्रोथ की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम बनते हैं एंड गर्थ के अंदर इंक्रीज होता है प्लांट के। तो यहाँ पे पूछा है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ प्लांट, तो ये भी एक टाइप का, यानी जिस जियोग्राफी के अंदर जिस एरिया के अंदर प्लांट होगा वहीं के इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो ये राइट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। फोटो पीरियड एंड वाटर सप्लाई ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की कितना उसको फोटो पीरियड, कितने टाइम के लिए उसको लाइट दी जा रही है, लाइट आ रही है उसके पास, एंड वाटर सप्लाई क्या है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पे तीनों के तीनों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यानी कि ये इन्फ्लुएंस करेंगे सीजनल एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम की। लेकिन यहाँ पे लीफ ओरिएंटेशन की, लीफ की ओरिएंटेशन क्या है, ये डिपेंडेंट, इसके ऊपर सीजनल एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाइम अप। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ इज इनिशिएटेड, जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है डाइकोट स्टेम के अंदर, व्हाट विल हैपन फर्स्ट। फर्स्ट पूछा है कि पहले, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जो सेल्स है कैम्बियम की, वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी टू फॉर्म जाइलम मदर सेल्स। सेकेंड ऑप्शन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जॉइन द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। थर्ड ऑप्शन है पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट बिटवीन वास्कुलर बंडल्स बिकम मैरिस्मेटिक। एंड फोर्थ है पिथ गेट ओब्लिटरेटेड। तो यहां से अगर हम देखें कि जो ये सेकेंडरी ग्रोथ है वो कब इनिशिएटेड होगी, कब इनिशिएटेड होगी, जब यहाँ पे ये जो यहाँ पे डाइकोट स्टेम के अंदर जो टिश्यू है, ठीक है, वहां पे क्या स्टार्ट हो जाए, वहां पे वो मैरिस्मेटिक, उसके जो वॉस्कुलर बंडल्स है उनके बीच में मैरिस्मेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि जो वॉस्कुलर कैम्बियम या फिर वॉस्कुलर बंडल होता है उनके बीच में जो वॉस्कुलर कैम्बियम होता है, तो इस वॉस्कुलर कैम्बियम के जो कैम्बियम होता है या फिर एक वॉस्कुलर बंडल की हम सिंपली बात करें, इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम होते हैं, के जाइलम एंड फिलोएम होते हैं। इन जाइलम एंड फिलोएम के बीच में, तो यहाँ पे जो पेरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे ये कई सारे वॉस्कुलर बंडल है, तो इन वॉस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पे जो पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है वॉस्कुलर बंडल्स के बीच में, इनके ये मैरिस्मेटिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दे। ठीक है, इनके बीच में जाइलम एंड फिलोइम जो है के बीच में यहाँ पे वॉस्कुलर कैम्बियम स्टार्ट हो जाता है बनना। यानी कि सबसे पहले तो मैरिस्मेटिक एक्टिविटी ही आएगी, तभी तो जाके सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी यहाँ। ठीक है, यानी कि वो मैरिस्मेटिक एक्टिविटी आने के बाद ही तो यहाँ पे ग्रोथ होगी, या फिर सेकेंडरी ग्रोथ हम इसको बोल सकते हैं, या फिर रैपिड डिवीजन यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है बिटवीन वॉस्कुलर बंडल्स वो मैरिस्मेटिक होती है, उसके बाद ही वो डिवाइड करती है पेरिक्लाइनली, या फिर जैसे भी वो डिवाइड करके जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम ये सब बनाएगी यहाँ। ठीक है, सबसे पहले तो वो मैरिस्मेटिक एक्टिव, वो मैरिस्मेटिक बनेगी। तो थर्ड यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर distinguishing Needham from Cycas and Pinus and shows affinities with angiosperm। यहाँ पे बताना है हमें कि जो नीटम है ये साइकस एंड पाइनस से कैसे, कौन सा एक करेक्टर है जिससे, या फिर कौन सा एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिससे ये इसको हम अलग कर सकते हैं, यानी नीटम को हम साइकस एंड पाइनस से अलग कर सकते हैं। एंड साथ में कि वो ये जो नीटम के अंदर जो एफिनिटीज होती है एंजियोस्पर्म्स के लिए वो भी शो करे, तो ऐसा टाइप का हमें एक स्पेशल इंपॉर्टेंट फीचर बताना है। ऑप्शंस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंड है एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीफ विनेशन। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया। एंड फोर्थ है पेरियांथ एंड टू इंटेग्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो नीटम साइकस एंड पाइनस, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है। ये तीनों के तीनों जिम्नोस्पर्म है, चाहे वो नीटम हो, चाहे वो साइकस हो, चाहे वो पाइनस हो, तीनों ही जिम्नोस्पर्म है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो नीटम है ये कैसे साइकस एंड पाइनस से डिफर करता है, तो ये नीटम जो है ये एक ऑर्डर होता है निटेल्स।
इससे बिलोंग करता है। एंड इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है कि यहाँ पे जो इनकी वुड होती है उसके अंदर वेसल्स एलिमेंट की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे होता है प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स इन देयर वुड। ठीक है, इनकी वुड के अंदर वेसल एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ पे वेसल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और यही एक ऐसा यहाँ पे करेक्टर है, ठीक है, यही ऐसा इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो कि नीटम को साइकस एंड पाइनस से अलग बनाता है। एंड इतना ही नहीं, अलग ही नहीं बनाता है, ये एफिनिटीज भी शो करता है एंजियोस्पर्म्स के लिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेसल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये ही करेक्टर क्या है, यही साइकस एंड पाइनस से इसको डिफर करता है एंड एंजियोस्पर्म्स के लिए एफिनिटीज भी शो करता है। और साथ में यहाँ पे आर्किगोनिया की एब्सेंस भी पाई जाती है। तो यहाँ पे थर्ड क्या है, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। टाइम अप। क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड इज। अब ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है, लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक सिस्टम। तो इसके अंदर से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑब्जर्व किए जाते हैं या फिर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड एंड ये ट्रेड्स जैसे कि यहाँ पे हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजिकल जैसे हो गए, मॉर्फोलॉजिकल जैसे कि हो गए, या फिर ये हो सकते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, एनाटॉमिकल हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं बायोकेमिकल। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स इसके अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो देखा जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे किसी भी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम के। तो नेचुरल सिस्टम के अंदर सबसे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो कंसीडर की जाती हैं। फाइलोजेनेटिक के अंदर जेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ये देखा जाता है। एंड आर्टिफिशियल जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रेड्स देखी जाती हैं जो कि इजिली ऑब्जर्व की जा सकती है। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टाइम अप। एंड जो क्वेश्चन है ये है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन। ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है अभी हमने देखा था कि किस पे बेसिस होती है, जो कि जेनेटिक या फिर फाइलोजेनेटिक यानी कि जो इवोल्यूशनरी इनका रिलेशन होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इसके बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन ये है, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट के बेसिस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का सिस्टम देखा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर टू एंजियोस्पर्मिक। ऑन्टोजेनेटिकली यानी कि यहाँ पे ये कैसी होगी, जब ऑन्टो जो वर्ड है ये डेवलपमेंट के लिए आता है, ठीक है। तो ये ऑन्टोजेनेटिकली यानी कि जब ये डेवलपमेंट इसकी होती है, जेनेटिकली यहाँ पे जेनेटिक के लिए वर्ड आ रहा है। तो एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म्स की, ये ऑन्टोजेनेटिकली एंजियोस्पर्म से जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक्स है उससे सिमिलर होती है, उससे उसके एंडोस्पर्म से, एम्ब्रियोसैक से, आर्किगोनियम से या फिर मैगास्पोरेंजियम। तो एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन देने का। तो चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो एंजियोस्पर्म्स हो, दोनों के अंदर एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देती है। एंड जो एंडोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म्स की, ये ऑन्टोजेनेटिकली जो एंडोस्पर्म है एंजियोस्पर्म्स की उससे सिमिलर होती है, ठीक है। ऑन्टोजेनेटिकली ये सिमिलर होती है। तो ए ही यहाँ पे यानी वन ही यहाँ पे राइट आंसर आएगा कि जो जिम्नोस्पर्म्स की एंडोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म की एंडोस्पर्म है, ये ओंटोजेनेटिकली सिमिलर होती है। तो वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। एंड क्वेश्चन है, flowering plants are more successful than the other members of the plant world because, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो ये एंजियोस्पर्म्स पूछा है कि जो अदर मेंबर्स होते हैं प्लांट वर्ल्ड के, उनसे मोर सक्सेसफुल कैसे होते हैं। मोर सक्सेसफुल यानी कि ज्यादा ये इनके अंदर अडेप्टेशन होती है, सर्वाइवल रेट इनका ज्यादा होता है एंड नंबर भी इनका ज्यादा होता है। तो ये कैसे ज्यादा होते हैं,
सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, दे आर लार्ज एंड हैव अ गुड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये लार्ज होते हैं जिनके अंदर गुड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, सही बात है। दे कैरी आउट वेराइटी ऑफ पोलिनेशन मैकेनिज्म, इनके अंदर वेराइटी ऑफ पोलिनेशन मैकेनिज्म पाया जाता है। पोलिनेशन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर, ओवरी का जो पार्ट होता है स्टिग्मा उसके ऊपर, तो यही पोलिनेशन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज एजेंसीज होती है जिनसे पोलिनेशन कैरी आउट होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंड थर्ड ऑप्शन है, तो ये भी ठीक है, द प्रोटेक्टेड प्लांट एम्ब्रियो कैन सर्वाइव इन द पीरियड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इनके अंदर एम्ब्रियो जो है ये प्रोटेक्टेड होता है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेक्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो प्रोटेक्टेड प्लांट एम्ब्रियो जो है ये सर्वाइव कर सकता है इन द पीरियड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये जो इसको क्या करेंगी, प्रोटेक्ट, ये जो है प्रोटेक्टेड प्लांट एम्ब्रियो, ये सीड्स को क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो जो जब एन अनफेवरेबल कंडीशंस आएगी उस टाइम पे भी ये क्या कर सकता है, ये सरवाइव कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, विच फाइटो हॉर्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन राइपन फ्रूट। राइपन फ्रूट्स के अंदर कौन सा फाइटो हॉर्मोन सिंथेसाइज होता है, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर इथाइलिन। तो फाइटो हॉर्मोन कौन सा होगा यहाँ पे, इथाइलिन होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ करेक्ट मैच। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच किया हुआ है चार ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स। तो ये बिल्कुल सही है। अगर जो कॉनिफर्स है उसके ऊपर यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का स्प्रेड कर दिया जाए तो वो अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि डिफरेंट डिफरेंट फाइटो हॉर्मोन्स या फिर अलग अलग टाइप के प्लांट हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है, तो ये पूरी टेबल है जिसके अंदर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स दिए हुए हैं। प्रमोटर क्या होंगे, जो कि प्रमोट करेंगे, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। इनहिबिटर्स जो कि स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के अंदर ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन आते हैं। एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंदर एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं।
तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर अगर हम यहाँ पे इफेक्ट्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस या फिर इनके इफेक्ट क्या है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लर्न करने हैं। तो ऑक्सिन का जैसे कि फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, रूटिंग स्टेम कट को इनिशिएट करता है, प्रिवेंट अर्ली फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स को प्रिवेंट करता है, एब्सिशन ऑफ ओल्ड फ्रूट्स एंड लीव्स को प्रमोट करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, कंट्रोल डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑक्सिन्स के फंक्शंस है। जिब्रेलिन्स के फंक्शन है, ब्रूइंग इंडस्ट्री यूजेस हो गया इसका, इसके अलावा स्पीड जो माल्टिंग प्रोसेस है इसके अंदर यूज होता है, सुगर केन यील्ड को इंक्रीज करता है स्टेम को लेंथनिंग करके। इसके अलावा जो मेच्योरिटी होती है, मेच्योरिटी पीरियड जो होता है यंग कोनिफर्स के अंदर इसको प्रमोट करता है, एंड अर्ली सीड प्रोडक्शन को ये प्रमोट करता है। बोल्टिंग एंड इन बीट एंड कैबेज को भी प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन का इफेक्ट होगा, एज इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट, promote lateral shoot growth, adventitious shoot formation, help overcome apical dominance, delay leaf senescence by promoting metabolization of nutrients। एब्सिसिक एसिड का ऐसे इफेक्ट होगा कि ये एब्सिशन एंड डोरमेंसी को रेगुलेट करता है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, स्ट्रेस टॉलरेंस को इनहिबिट करता है, हेल्प इन सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, एंड इसके अलावा ये सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, क्रिटिकल एंड हेल्प विथ स्टैंड क्रिटिकल ग्रोथ फैक्टर्स। इथाइलिन क्या करेगा, ये जो है फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करेगा, अफेक्ट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होती है, सीडलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस इन डाइकोट सीडलिंग, एब्सिशन एंड सेनिसेंस को प्रमोट करता है, रेस्पिरेशन रेट को इनहेंस करता है ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एंड इसके अलावा रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड को ब्रेक करता है, स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है, बूस्ट रैपिड पिट्यूल इलोंगेशन, एंड इसके अलावा जो फ्लावरिंग एंड जो फ्रूट सेट सिंक्राइजेशन होती है उसको भी इनिशिएट करता है। तो ये सारे फंक्शंस है, इनको इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी जिसके अंदर क्लियरली जो है ये सारे फंक्शंस मेंशन होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम अप। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इथाइलिन। इथाइलिन के अबाउट क्या इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो इथाइलिन के जैसे अभी हमने एप्लीकेशंस या फिर फंक्शंस देखे थे, ये रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, नेचुरल एंड डेरिवेटिव है कैरोटीनॉइड्स का, इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स एंड इट कॉजेज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। तो यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस क्या है, इथाइलिन के हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। ये है कि ये क्या है, ये एक नेचुरल डेरिवेटिव नहीं होता, इट इज ए नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ये यहाँ पे रोंग है। सेकंड यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाइम अप। क्वेश्चन है वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी ईटीएस जो है ये प्लांट्स के अंदर कहाँ लोकेटेड होता है? तो प्लांट्स क्या है? यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ पे होती है ईटीएस लोकेटेड? जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ईटीएस या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड होता है। तो फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और टाइप के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।